नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश में पिछले कुछ सालों में जाति जनगणना की मांग जोर शोर से हुई है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने जाति जनगणना कराने को लेकर लगातार मोदी सरकार को घेरा हुआ है। बीजेपी के कई सहयोगी जैसे चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, जेडीयू तो पहले ही जाति जनगणना का समर्थन कर चुके हैं। अब एक और बीजेपी का साथी इसके पक्ष में उतर आया है। अब मोदी सरकार में मुख्य सहयोगी टीडीपी ने कहा है कि जाति जनगणना की जानी चाहिए। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में इस सवाल के जवाब में कि क्या देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जाति जनगणना जरूर होनी चाहिए। इसे लेकर समाज में एक सेंटिमेंट है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नायडू ने कहा कि जब आप जाति जनगणना करते हैं तो आप आर्थिक विश्लेषण करते हैं और आप स्किल सेंसस करते हैं। नायडू ने कहा कि आप ऐसा इसलिए करते हैं कि कैसे चीजों को बनाया जाए और आर्थिक असमानताओं को कम किया जाए। इस सवाल के जवाब में कि क्या जाति जनगणना की भावना का सम्मान किया जाना चाहिए, चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हाँ, इस भावना का सम्मान करना होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। नायडू ने कहा कि गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है। भले ही आप कमजोर वर्ग से ताल्लुक रखते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो समाज आपकी इज्जत करेगा। अगर आप ऊंची जाति से हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। नायडू ने कहा कि पैसा संतुलन बनाने वाला कारक है और यहीं पर आपको संतुलन बनाना होगा। बता दें, राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठाकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। अब नायडू ने भी राहुल के सुर में सुर मिला दिए हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि मोदी सरकार नायडू और नीतीश की बैसाखियों पर ही चल रही है। उनका बोलना मोदी सरकार को हिला देगा। क्या हरियाणा में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? हर जगह इस बात पर चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि बीजेपी नायब सिंह सैनी को शिवराज वाला हाल कर दे। हालांकि शिवराज सैनी से बड़े नेता थे। इस बीच नायब सैनी लगातार दिल्ली में नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मोदी से मुलाकात की है, जिसके बाद और कयास लगाए जाने लगे हैं। उसके बाद सैनी के बयान ने और सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण की तारीख पूछे जाने पर जो जवाब दिया है उसने कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, यह संसदीय बोर्ड तय करेगा, मेरी ड्यूटी थी वो मैंने कर दिया है। हमारे ऑब्जर्वर्स आएंगे, विधायक दल अपना नेता चुनेगा, हमारे यहाँ सब कुछ क्लियर है। जो संसदीय बोर्ड फैसला लेता है वो सर माथे लगाएंगे। संसदीय बोर्ड का फैसला सर्वमान्य होगा। हालांकि चुनाव के दौरान अमित शाह से लेकर बाकी नेता भी सैनी का नाम आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अब नहीं। हालांकि अनिल विज तो चुनाव के दौरान ही सीएम पद पर बार बार खुलकर दावा ठोक रहे थे। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद पहले तो कांग्रेस ने नतीजों में धांधली की बात कही और ईवीएम से खिलवाड़ की आवाज उठाई। कई वकीलों ने ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाई। इस बीच अब मोदी का साथ देते रहे आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एस जगनमोहन रेड्डी ने भी बैलेट पेपर की आवाज उठा दी है। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र को न केवल कायम रखने बल्कि उसे फलने फूलने का एकमात्र तरीका पेपर बैलेट की ओर वापस जाना है। एक और चुनाव परिणाम ने लोकप्रिय धारणा को झकझोर दिया है। हरियाणा चुनाव परिणाम आंध्र प्रदेश से अलग नहीं है, जिस पर अदालतों में मामले लंबित हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में लोकतंत्र न केवल कायम रहना चाहिए बल्कि उसे फलते फूलते भी देखना चाहिए। दोनों को सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका पेपर बैलेट की ओर वापस आना है। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार रात निधन हो गया। गुरुवार को उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि के लिए नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स मुंबई में रखा गया। उनके निधन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र में भी उनके निधन पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनका पार्थिव शरीर एनसीपीए में सुबह 10 बजे से शाम 3:30 बजे तक आम लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। वहीं झारखंड सरकार ने उनके निधन पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। उनके निधन पर भारत के अलावा दुनिया के हर कोने से शोक जताया जा रहा है। देश के सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। बुधवार रात 86 वर्ष की आयु में टाटा समूह के पितामह का मुंबई में निधन हो गया। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी रतन टाटा के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी कारोबारी नेता, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में
से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपनी और रतन टाटा की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर भी शेयर की। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर अमेरिका ने शोक जताया। भारत में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम दिग्गज उद्योगपति, एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर और नेशनल आइकॉन के निधन पर शोकमय हैं। इनोवेशन और परोपकार के प्रति रतन टाटा की अटूट प्रतिबद्धता ने भारत और दुनिया को बदल दिया। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रही। हम उनके परिवार, दोस्तों और भारत के लोगों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी विदेश मंत्री एक क्षेत्रीय दौरे पर हैं। उनका कहना है कि इसका उद्देश्य गजा पट्टी और लेबनान पर इजरायली हमलों को समाप्त करने के तरीके खोजना है। वो सऊदी अरब की यात्रा पूरी करने के बाद कल देर रात कतर पहुंचे। यहाँ उन्होंने युद्ध को लेकर बैठकें की हैं। बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ देश भर में हुए प्रदर्शन के दौरान अपनी चुप्पी पर बिना शर्त माफी मांगी। शाकिब अल हसन के माफी मांगने के बाद उनका बांग्लादेश में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलना पक्का हो सकता है। ये मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगा। शाकिब अल हसन ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि सबसे पहले तो मैं उन सभी छात्रों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिन्होंने बलिदान दिया है। मैं उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जो भेदभाव विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करते हुए शहीद हो गए। बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन का समर्थन न करने की वजह से शाकिब अल हसन की काफी आलोचना हुई थी। हाल में भारत में टेस्ट सीरीज खेलने आए हसन अब तक 71 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए तो वो अपना आखिरी टेस्ट मैच बांग्लादेश में खेलना चाहेंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।